हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, हम करेंगे सेक्शनल टेस्ट। एक करेंगे कंप्यूटर का और एक करेंगे जनरल अवेयरनेस का विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका फुल मॉक टेस्ट था जो आपका ऑलरेडी हो चुका है डेल्टा ग्रुप वालों का, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जिसके अगर 64 और 65 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है, तो समझ लो तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कुछ हैं जिन्होंने 70 प्लस भी मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 70 प्लस भी उसके मार्क्स हैं, तो उनको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो और ऐसे टेस्ट सीरीज जो भी मैं दे रहा हूँ शीट्स आपको डेल्टा ग्रुप में, उसकी आप बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और जिनके कम आ रहे हैं तो उनकी भी यही सलाह है, उनके लिए भी यही सलाह है कि कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और जहाँ पे आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोल ही दिया था कि कोशिश करो यार कि जितने भी मैंने आपको शीट्स अब तक प्रोवाइड किए हैं, जिन्होंने एनरोल किया टेस्ट सीरीज में, तो सारी की सारी शीट्स को प्रिंट आउट करवा लेना, चाहे वो टॉपिक वाइज हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी काफ़ी है, और टॉपिक वाइज तो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करना सारे के सारे प्रिंट आउट करवा लेना विद एक्सप्लेनेशन, और बार बार 3 से 4 बार उनकी प्रैक्टिस कर लो, काम आपका बन जाएगा। जिनकी कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी यही आपको सलाह है कि यही स्ट्रेटेजी सबसे काम आएगी। कोशिश करो कि 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 बार आराम से रिवीजन हो जाएगी अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ही बार-बार उनकी प्रैक्टिस करते हो। और ये भी पता चल जाएगा कि आपको कि कौन से टॉपिक में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है बार-बार। तो यही मेरी सलाह है कि आप ये चीज़ ज़रूर करना, और जब आप रियल में एग्ज़ाम बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है आपके लिए। और जिन्होंने एनरोल करना है, अभी भी टाइम है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि 10 दिन बचे हैं अभी भी, तो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो एनरोल, ठीक है। तो चलते हैं फिर, और जिन्होंने एनरोल करना तो वो टेलीग्राम पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है, और ज्वाइन कर सकता है। तो चलते हैं फिर टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स टीसीपी फ्रॉम यूडीपी। अब टीसीपी और यूडीपी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि दोनों क्या हैं, ऐसे रूल्स हैं, मतलब रूल्स क्या, प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट पे डेटा को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए इनको बनाया गया है, प्रोटोकॉल्स हैं। और ये भी याद रखना कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आंसर बताऊंगा, फिर इन दोनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा। तो पहले सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, हम आंसर को देखते हैं। देखो, पहला है टीसीपी इज कनेक्शनलेस, यूडीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इसने गलत बताया। जो टीसीपी होता है उसको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यूडीपी जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है। तो पहला गलत हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं ये दोनों के दोनों आपको बताऊंगा, यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा ताकि कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। बी है, टीसीपी प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी, यूडीपी डज नॉट। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ये अच्छे से डिफरेंशिएट कर रहा है, क्योंकि टीसीपी रिलायबल डिलीवरी डेटा है, मतलब एक्नॉलेज करता है। वो आगे मैं बताऊंगा एक्नॉलेज का क्या मतलब होता है इस प्रोटोकॉल में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ टीसीपी इज फास्टर देन यूडीपी, ये गलत हो जाएगा। यूडीपी फास्टर होता है क्योंकि वो कनेक्शन लेस होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ यूडीपी यूजेस एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का इस्तेमाल करता है टीसीपी, यूडीपी नहीं करता, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। अब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं डिटेल में, ताकि अगर इस टॉपिक से आपको सवाल पेपर में आए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आराम से उसको टिक करके आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। जिसको आता है वो स्किप करे और क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे बने रहे, ठीक है। मैं टीसीपी और यूडीपी के बारे में अच्छे से यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टीसीपी और यूडीपी। सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिखेंगे और अपने जो नोट्स हैं उसमें इन चीज़ों को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। टीसीपी है ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और यूडीपी की क्या होती है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने टीसीपी का ट्रांसमिशन कनेक्शन बोल दिया होगा, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, आपकी फुल फॉर्म। अब बात कर लेते हैं टीसीपी की। देखो, टीसीपी क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब इसको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और ये एरर चेकिंग भी करता है, और ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है बिना किसी एरर के सही ऑर्डर में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। तो टीसीपी में क्या चाहिए होता है, कनेक्शन चाहिए होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यूडीपी की, तो ये फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, ठीक है। अब ये कनेक्शन लेस यूडीपी क्यों है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर जेकेएसएसबी ज़्यादा हाई लेवल का पूछेगा तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। अब देखते हैं। देखो, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं हैंडशेक। हैंडशेक ना, टीसीपी में इसका ये मतलब हो गया, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो दोनों जो डेस्टिनेशन होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, मतलब कोऑर्डिनेट करती हैं कि हाँ, डेटा भेजने से पहले मतलब एक दूसरे को कंफर्म करती है कि तुम रेडी हो, मैं तुम्हें डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। और यूडीपी में यही हैंडशेक नहीं होता है, मतलब ये डायरेक्ट भेज देगा, बिना उस जिस डेस्टिनेशन को भेजना है उसको बिना बताए ही उसको भेज देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से
टीसीपी हैंडशेक वाला इसमें जो टर्म रहती है वो रहती है टीसीपी में, और यूडीपी में यही नहीं होती, इसलिए ये क्या है, कनेक्शन लेस आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और कनेक्शन लेस है यूडीपी, इसलिए ये फास्ट है, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, स्लो है। ठीक है, ये इसी के कंपैरिजन में क्या है, स्लो है। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी अगर मैं कुछ चीज़ों की बात करूँ, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में से रिलायबल कौन है। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि टीसीपी आपका हैंडशेक करता है, दूसरे डेस्टिनेशन को बताएगा कि हाँ मैं डेटा भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा जो आपका रिलायबल है वो आपका टीसीपी है, यूडीपी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी ऑर्डर में डेटा भेज देगा बिना उस डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करे, मतलब कोई कनेक्शन नहीं बनाता उसके साथ, इसीलिए कनेक्शन लेस है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो डेटा भेजता है टीसीपी, ये आपका सीक्वेंस में भेजता है। ठीक है, सीक्वेंस में भेजेगा, और यूडीपी क्या करेगा, रैंडम ऑर्डर में आपका भेजेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये टीसीपी जो होता है वो हमेशा एरर भी चेक करता है, अगर किसी फाइल में एरर हो तो वो उसे भेजेगा ही नहीं। ठीक है, और ये कोई एरर चेकिंग नहीं करता, सीधा ऐसे भेज देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यही जो मैंने आपको हैंडशेक वाली बात बताई, वही आपकी क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट्स। मतलब एक्नॉलेजमेंट मतलब हैंडशेक कौन करता है, टीसीपी करता है, और यूडीपी आपका नहीं करता। एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही है, जब दो डेस्टिनेशंस आपस में क्या बनाते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में भेजना होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो आपको चीज़ें हैं टीसीपी और यूडीपी की समझ आई होंगी। क्वेश्चन सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सब्जेक्ट लाइन। पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, फिर इस पूरे टॉपिक को मैं करवाऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमेल पढ़ा है तो ईमेल के टॉपिक से ये एमसीक्यू है। पहला है, इट समराइजेज द कंटेंट ऑफ द ईमेल, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट हेल्प्स रेसिपेंट्स प्रायोरिटाइज ईमेल, ये भी सही हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, नहीं, हम खुद टाइप करते हैं अपना सब्जेक्ट लाइन। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट लाइन होता क्या है। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट लाइन की। क्या होता है, ये ईमेल का टाइटल होता है, कि बताता है कि हमारा जो ईमेल है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस बारे में है। ठीक है, कहाँ होता है, ईमेल के टॉप पे होता है आपका। ये जैसे सपोज करो मेरे को छुट्टी चाहिए और मैंने लीव लिखनी है, लीव की एप्लीकेशन डालनी है, तो मैं उसका जो सब्जेक्ट लाइन लिखूंगा यही लिखूंगा ना, एप्लीकेशन ऑफ लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव। तो यही मेरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट लाइन बन जाएगा। और जो मैं पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि मेरे को क्यों चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो इससे पता चल जाता है कि ईमेल किस बारे में, एक टाइप की क्या है, समरी है, पूरा क्रक्स है कि ईमेल किस बारे में है, ये पता होना चाहिए। और ये कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट होता है, इसे हम खुद लिखते हैं। अब देखो, पहला है, इट समराइजेज द कंटेंट ऑफ द ईमेल, बिल्कुल समराइज करता है। और इट हेल्प्स रेसिपेंट्स प्रायोरिटाइज ईमेल्स। अब जैसे मेरे को ईमेल, कोई फालतू की ईमेल है, तो मैं उसकी पहले ही समरी देख लूंगा ना कि यार ये किस बारे में है। अगर मेरे को बेसलेस चीज़ होगी, मुझे वो ईमेल पढ़नी ही नहीं होगी, तो मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, क्योंकि मेरे को पहले ही पता चल जाएगा वो किस चीज़ के बारे में है। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है ये हमारा सब्जेक्ट लाइन। और थर्ड मैंने आपको बता दी, ऑटोमेटिकली जनरेटेड नहीं होता, इसे हम खुद लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नहीं समझ आएगा तो फिर से समझ लो कि इसलिए सही हो जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट मेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना सब्जेक्ट लाइन से, बिना ओपन किए ही पता चल जाएगा कि ईमेल किस बारे में है। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो सब्जेक्ट लाइन से, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, मैच द फॉलोइंग। अब देखो, ये है टॉपिक नेटवर्किंग डिवाइसेस। किसका पार्ट है, आपके इंटरनेट और ईमेल का। इंटरनेट में आपका नेटवर्क आता है, और नेटवर्क अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा बताना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा लेवल, तो वो इस हिसाब से पूछेगा। तो ये जो बेसिक आपकी डिवाइसेस हैं, चाहे रूटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, मॉडेम हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और एसआई वाली जो प्लेलिस्ट है उस पर मैंने ये अच्छे से कराया हुआ, नेटवर्किंग डिवाइसेस, अगर पढ़ना है तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। मैं यहाँ पे भी इसमें इसके बारे में शॉर्ट में बता दूंगा। तो चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस को थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छे से कराया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, पहला आता है हमारा रूटर। अब रूटर का क्या काम होता है, ये करता है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। सपोज करो इसने इंटरनेट को और लैन को कनेक्ट कर लिया, तो दो डिफरेंट
नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, रूटर का होता है। ठीक है, और काम कहाँ पे करता है तो ये भी याद रखना, कौन सी लेयर पे काम करता है, तो नेटवर्क लेयर 3 पे काम करता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि रूटिंग के लिए ये क्या यूज़ करता है, तो याद रखना आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है रूटिंग के लिए। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारे पास स्विच। स्विच की बात कर लेते हैं। अब स्विच क्या करता है, एक ही नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, एक ही नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, और ये डेटा सिर्फ उसी को भेजता है जिसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। याद रखना, इंटेलिजेंट डिवाइस किसे कहते हैं, स्विच को कहते हैं। उस दूसरी ओर अगर मैं हब की बात करूं तो इसी को हम डम डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये उल्टा काम करता है, किसके, स्विच के बिल्कुल उल्टा चलता है। ये सबको डेटा भेज देता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती उसी को भी भेज देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डम डिवाइस करते हैं, डम डिवाइस कहते हैं। ये पता होना चाहिए। स्विच के बारे में एक और चीज़ पता होना चाहिए कि ये मैक एड्रेस को यूज़ करके डेटा को सिर्फ टारगेट डिवाइस को भेजता है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको भेजता है। इन सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैंने डिटेल में पढ़ा है, तो ज़रूर वो वीडियो चेकआउट कर लेना। तो स्विच किसका इस्तेमाल करता है, मैक एड्रेस का। ये अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे। मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है आपका स्विच। ठीक है, और हब को क्या कहा मैंने कि हब को हम कहते हैं डम डिवाइस, क्योंकि ये जिसको डेटा नहीं चाहिए होता उसको भी भेज देता है। ठीक है, ये भी याद रखना, जो स्विच होता है ना वो डेटा लिंक लेयर, मतलब जो हमारी लेयर 2 होती है, जिसे हम डेटा लिंक लेयर भी कहते हैं, उस पर काम करता है आपका स्विच। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हब के बारे में भी बता दिया। हब की लेयर बताई क्या, फिजिकल लेयर में काम करता है आपका हब। ठीक है, जो कौन सी होती है, लेयर 1 होती है हमारी फिजिकल लेयर, और इसे क्या कहते हैं, डम डिवाइस कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मॉडेम की। मॉडेम को तो सबको ही पता होगा। सबसे पहले बहुत इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, और डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा ये करता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा थर्ड का आंसर तो वैसे ए हो जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ए और जो डी ऑप्शन है वो दोनों सेम सेम है, तो इसको कुछ और कर लेना। वैसे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये है आपका रिलेटेड टू एम एस एक्सेल। ठीक है, ये पता होना चाहिए एक्स लुकअप, क्योंकि जेकेएसएसबी ने वी लुकअप के ऊपर एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो एक्स लुकअप के बारे में भी पता होना चाहिए, वी लुकअप के बारे में पता होना चाहिए, और एच लुकअप के बारे में भी पता होना चाहिए। अब जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं एमसीक्यूज, उसी को बार बार रटना बंद करो। अब कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ो एमएस एक्सेल में, या वर्ड में, या पावर पॉइंट में, क्योंकि अप्रोच चेंज कर रहा है जेकेएसएसबी। अब वही बार बार घिसे पिटे एमसीक्यूज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पढ़ने की भी अप्रोच चेंज करो, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने की भी अप्रोच चेंज करो। अब थोड़ा सा एनालिटिकल मोड में आ जाओ। तो फोर्थ का आंसर बताओ क्या होगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, वैसे बता रखा है लेकिन फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वी लुकअप की, जिसे हम वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं। ठीक है, डेटा को वर्टिकल मतलब कॉलम्स में सर्च करता है। कैसे करता है, कॉलम्स में, और हमेशा जो इसकी डायरेक्शन रहती है, याद रखना, टॉप से कैसे रहती है, बॉटम में। ठीक है, टॉप से बॉटम में इसकी डायरेक्शन रहती है, और इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट ही सर्च करता है। तो उस चीज़ का पहले कॉलम में होना बिल्कुल नेसेसरी है, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, बता रखा है वी लुकअप के बारे में। ठीक है, दूसरी बात कर लेता हूँ हॉरिजेंटल लुकअप की, एच लुकअप। ये डेटा को जैसे ये कॉलम पे सर्च करता था, ये रोज में करेगा, मतलब हॉरिजेंटली करेगा। ठीक है, वो वर्टिकल कर रहा था, ये हॉरिजेंटल करेगा, रो में करेगा, और ऐसे करेगा, ऐसे। ठीक है ना, और व्हील को पैसे कर रहा था। ठीक है, टॉप से बॉटम कर रहा था। इसकी भी जो डायरेक्शन रहेगी वो लेफ्ट से राइट रहेगी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों का ही एक हाइब्रिड कॉम्बो, जिसे हम कहते हैं एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप के बारे में बात कर लेते हैं। ये मॉडर्न फंक्शन है, और इन दोनों का ही हम इसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन आ गया ना कि एच लुकअप और वी लुकअप का रिप्लेसमेंट कौन है, तो याद रखना एक्स लुकअप है। इसे एडवांस्ड लुकअप भी कहते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये दोनों हिसाब से चलता है। ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच बताता है। एरर हैंडलिंग इसमें ईजी रह जाती है, और फ्लेक्सिबल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये जो हमारा फंक्शन है। अब चलते हैं एमसीक्यू पे।
एक्स लुकअप रिप्लेसेस बोथ वी लुकअप एंड एच लुकअप, बिल्कुल सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट। ठीक है। वी लुकअप रिक्वायर्स कॉलम इंडेक्स नंबर, बिल्कुल कॉलम का जो इंडेक्स नंबर होता है उस पर हमें ज़रूरत पड़ती है। इसको ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स लुकअप को, क्योंकि ये रैंडमली सर्च कर लेता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनी डायरेक्शन पे लेफ्ट राइट अप डाउन, उस हिसाब से ये चेकअप कर लेता है, डेटा का ढूंढ निकालता है। तो फोर्थ का हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उस हिसाब का आपका मॉक टेस्ट है, ये क्वेश्चंस हैं जिस हिसाब का जेकेएसएसबी पूछ रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर देख लेना, जेकेएसएसबी ने कंप्यूटर के कैसे एमसीक्यूज डाले हैं। फिफ्थ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स आपका मेंशन है सिलेबस में। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टॉपिक का ये आपका एमसीक्यू है, अच्छे से पढ़ो और आंसर बताओ। इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से करने से पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ, सबसे पहले ओपन सोर्स में लिखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपका जाता है लिनक्स, लिनक्स या उबुंटू। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, वीएलसी और गिम्प। गिम्प जो होता है आपका इमेज एडिटर होता है, और भी ज़्यादा ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, फिर क्लोज सोर्स, इसे इसे ही हम प्रोप्राइटरी भी कहते हैं। क्लोज हो प्रोप्राइटरी हो एक ही बात होता है। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, एमएस ऑफिस, अडोब, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये पता होना चाहिए, और पता ही होगा कि ओपन सोर्स में क्या होता है। सोर्स कोड अवेलेबल होता है, हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्लोज या प्रोप्राइटरी में ये सिस्टम नहीं होता, हम अपने हिसाब से को इसमें कर नहीं सकते, और पेड रहता है आपका क्लोज सोर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं एमसीक्यू पे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रमोट्स कोलैबोरेशन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ठीक है, ओपन सोर्स में लोग मिल के कोड को इम्प्रूव करते हैं, उसमें कोई बग्स होते हैं तो आपस में मिल के वो फिक्स करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इसका सोर्स कोड होता है वो ओपन रहता है, जिसे हम अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करते हैं। दूसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज, बिल्कुल। जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी विंडोज़ की, तो माइक्रोसॉफ्ट उसे बनाती है, कंपनी ने बनाया ना। फोटोशॉप हो गया, अडोब, तो वो सब किसने बनाया? कंपनीज ने। ठीक है, इंडिविजुअल्स ने बनाया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही मतलब करेक्ट है। तीसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलोज फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडिफाइड कोड, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये किसका है? ओपन सोर्स का। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ट्रांसपेरेंट, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सोर्स कोड, क्योंकि विजिबल होता है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री नहीं रहता। वेयर आर मैक्रोज स्टोर्ड इन एक्सेल। एक्सेल में जो आपका मैक्रोज रहते हैं वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं? क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी, मैक्रोज को लिखा कैसे जाता है? तो याद रखना VBA लैंग्वेज से लिखा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन सी लैंग्वेज, तो VBA से लिखा जाता है। जब हम एक्सेल में रेपिटेटिव टास्क रिकॉर्ड करते हैं तो वही मैक्रोज हमारे बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये कैसे लिखे जाते हैं? तो VBA से। VBA की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। क्या होती है? विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस, ये पता होना चाहिए। और ये सारा जो VBA कोड होता है ये एक्सेल के अंदर मॉड्यूल नाम के सेक्शन में स्टोर होता है। कौन से सेक्शन में? मॉड्यूल नाम के, ये याद रखना। ठीक है, और कैसे देख सकते हैं? तो इसकी शॉर्टकट की होती है मॉड्यूल्स को देखने की, वो याद रखना। ऑल्ट होती है प्लस F11 होती है, ऑल्ट प्लस F11 होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट इन BIOS? पोस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, और BIOS के बारे में भी पता होना चाहिए। BIOS ही आपका जो है वो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करता है, और चेक करता है कि सारे के सारे जो हार्डवेयर कनेक्टेड हैं कंप्यूटर के साथ वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। और BIOS क्या है? आपका एक फर्मवेयर है। और कहाँ पे स्टोर होता है ये? तो रोम में स्टोर होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रिंटर है। अ प्रिंटिंग डिवाइस प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय स्ट्राइकिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर एंड इज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल पार्ट फॉर्म्स। आइडेंटिफाई द प्रिंटर टाइप। तो प्रिंटर की टाइप बतानी है। तो कौन सा टाइप्स ऑफ प्रिंटर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंटर होता है, ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। जो प्रिंटर्स एक इंक रिबन पर फिजिकली क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, उन्हें हम सबसे पहले पता होना चाहिए कौन से प्रिंटर होते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर है, तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो पिंस का यूज करके डॉट से करेक्टर बनाता है। याद रखना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है, इनकी स्पीड पूछ सकता है तो सीपीएस याद रखना, करेक्टर्स पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो 8 का क्या सही आंसर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। किसका इस्तेमाल करता है, पिंस का, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे प्रिंटर्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना यार। जहाँ से कोचिंग वगैरह लेते हो वो डिटेल में पढ़ाते हैं कि नहीं। 9th, a user installs an operating system that manages hardware resource and allows application execution. This software is, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है बताओ, फिर से पढ़ो। a user installs an operating system that manages hardware resources and allows application। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका यार, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपका डिस्क क्लीनअप हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड और सिक्योरिटी जो है हमारी मेंटेन करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, ठीक है। A document requires automatic numbering of headings and subheadings. Which feature is most suitable? बताओ। ऑटोमेटिक नंबरिंग ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, तो कौन सा फीचर होता है ये, एमएस वर्ड का स्टाइल्स। अगर डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स या सब हेडिंग्स की ऑटोमेटिक हमें नंबरिंग करनी है, जैसे जैसे 1 है, 1.0 है, 1.1 है, 1.2 है, तो हम स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका, स्टाइल्स का, ठीक है। सबसे बेस्ट टूल ये रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टाइल्स, ठीक है। ये पता होना चाहिए। 11th, अब मैच करना है। आई होप आपने अच्छे से शॉर्टकट कीज जो हैं वो पढ़ी होंगी। और जो मेंबर्स एंड डेल्टा ग्रुप के, तुम्हें मैं एक शीट दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्या होंगे, अपन अपने शॉर्टकट होंगे, चाहे वो ओवरऑल कंप्यूटर के हों, एमएस एक्सेल के हों, पावर पॉइंट के हों, एक्सेस के हों, तो वो सारे शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगी। एक टाइप का नोट्स है विद एक्सप्लेनेशन। तो 150 एमसीक्यूज होंगे उसमें, उसको रट लेना अच्छे से। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें, मोस्ट के सारा ही खत्म हो जाएगा ये आपका शॉर्टकट कीज वाला, तो मैं डाल दूंगा वो ग्रुप में, ठीक है। 11th का बताओ क्या आंसर होगा, तो सामने पता चल रहा है इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4213, सिंपल वाले थे ये शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये तो पता ही होगा। चलते हैं 12th पे, और ये है आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन। ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड बिटवीन स्लाइड्स, एनिमेशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड विद इन ए स्लाइड। तो बताओ क्या आंसर होगा, बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शन। 1 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लाइड से स्लाइड जो मोशन होता है वो ट्रांजिशन होता है, और एनिमेशन स्लाइड के अंदर होता है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। दोनों का फंक्शन कैसे सेम हो जाएगा, जब फिर 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं, व्हाट इज ए फॉरेन की इन एमएस एक्सेस। बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया था ये प्रीवियस सेशन में, ठीक है। सारी की सारी मैंने डाटाबेस की जो कीज़ हैं वो करवा दी थी, चाहे फॉरेन की है, प्राइमरी की है, आपकी कंपोजिट की है, तो सब करवा दिया था। तो बताओ फॉरेन की क्या होती है। अ फील्ड दैट लिंक्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। अब डेटाबेस में दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारी जो है फॉरेन की इस्तेमाल होती है। एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, जब दूसरी टेबल में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होगी, या लिंक बनाने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। और यूनिक आइडेंटिफायर क्या होती है, आपकी प्राइमरी की होती है, और जो बच जाती हैं वो क्या होती हैं, आपकी अल्टरनेट कीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ डीएनएस इन इंटरनेट कम्युनिकेशन, बताओ। अब डीएनएस का बहुत बार कराया हुआ है यार। ये वेबसाइट्स को क्या कहता है, क्या करता है, वेबसाइट्स को आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। इट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू
आईपी एड्रेसेस, जैसे google.com है, इसको क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है, ये किसका काम होगा, डीएनएस का। ठीक है, इंटरनेट का फ़ोन बुक भी इसे हम कहा जा सकते हैं। ठीक है ना। और याद रखना कि किस लेयर पे काम करता है डीएनएस, तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। इसका पोर्ट नंबर भी याद रखना यार, इंपॉर्टेंट होता है। इसका पोर्ट नंबर 53 होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर इसका 53 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बताओ। इसका सही आंसर होगा जावास्क्रिप्ट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरीके से हमें पता है ट्रांसलेट होती हैं, या तो एक साथ पूरा जो कंपाइलर करवाता है कंपाइलर, ठीक है, या फिर लाइन बाय लाइन जो होती हैं वो ट्रांसलेट होती है जिसे इंटरप्रेटर करवाता है। अब जो जावास्क्रिप्ट होती है ये एक ऐसी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो बिना कंपाइल हुए सीधे जो हमारे ब्राउज़र होते हैं वहाँ पे रन करती है। तो ये पता होना चाहिए, इसको जो है वो लाइन बाय लाइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक साथ पूरी ये कंपाइल नहीं होती, कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, जावास्क्रिप्ट। और अगर सी या सी प्लस एस का पूछ ले तो ये है हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। किसकी, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। इसीलिए क्योंकि इंटरप्रेटर का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, लाइन बाय लाइन होती है, तो इसीलिए इसको हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। और सी और सी प्लस प्लस क्या होती है, हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है। और असेंबली क्या है हमारी, एक असेंबली लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस, बताओ। हमें पता है कि एक वैलिड आईपी एड्रेस जो होता है वर्जन 4, उसके 4 पार्ट्स होते हैं जो एक डॉट से अलग अलग होते हैं। हर पार्ट में जो वैल्यू हमें पता होना चाहिए वो 0 से 255 के बीच की होती है। ठीक है, और ऑप्शन बी में सीधे 256 आ गया, तो ये तो सीधे गलत हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये या ये रेंज याद रखना। ठीक है, आईपी एड्रेस में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। शेल इज a टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, शेल एग्जीक्यूट्स कमांड्स एंटर्ड बाय द यूजर, शेल डायरेक्टली मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, शेल प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। बताओ, ये कब से सही हो गया, ये काम तो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। गलत इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली मैनेज करने की जो पावर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट की होती है, जिसे हम कर्नल कहते हैं। ठीक है, और शेल क्या है यार हमारा, शेल तो हमारा यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना। ये जो सी वाला है इसका कर्नल आएगा, जिसे हम कोर भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स की बात कर रहा है, नॉट भी पूछा है, ये भी याद रखना, नॉट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लिनक्स और लिब्रे ऑफिस जो है हमारे, ये हमारे ओपन सोर्स में आते हैं, दे आर नॉट प्रोप्राइटरी। और बाकी विंडोज़ और जो हमारा फोटोशॉप है वो सब का क्या आ जाएगा, प्रोप्राइटरी क्लोज सोर्स में आ जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा बी और डी, इसका जो है वो सही आंसर होगा। 19 पे चलते हैं। द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज परफॉर्म्ड बाय, बहुत सिंपल आंसर है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो सीपीयू का काम होता है फेच डिकोड करने का। अब ये तो बहुत सिंपल सा एमसीक्यू था। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम काउंटर के बारे में बता देता हूँ। रजिस्टर के आपको पता ही होगा सबसे फास्टेस्ट होता है हमारे, ठीक है, कंप्यूटर में, और सीपीयू के अंदर रहता है। सीपीयू के अंदर बहुत छोटे और फास्ट मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं ये रजिस्टर्स। ठीक है, अब प्रोग्राम के काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका जो डेटा होता है वो स्टोर करता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये याद रखता है कि अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको एग्जीक्यूट करवानी है। तो ये जो उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो उसे होल्ड करेगा। एक और फैक्ट याद रखना, एक और चीज़ याद रखना, इसी एमसीक्यू से रिलेटेड है, कि क्वेश्चन आ जाए कि जो मैथ्स का जो कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट होता है, ठीक है, मैथ्स कैलकुलेशन जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो रिजल्ट होता है उसे कौन कौन सा रजिस्टर जो है वो होल्ड करता है, तो उसे करता है एक्यूमुलेटर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेटर होल्ड करता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर, ये याद रखना।
हो गए 20 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्यूटर के। अब हम 20 करेंगे किसके, जीएस के, विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब ये जो जीएस के एमसीक्यूज होंगे इनको अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल जो जेकेएसएसबी का पैटर्न रहा है इस साल का उस पर बेस्ड है। और पहला जो एमसीक्यू है वो रिलेटेड टू आपका क्लाइमेट और कोपन क्लासिफिकेशन के टाइप्स। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स करेक्टली कॉरस्पॉन्ड्स टू द एएस, मॉनसून विथ ड्राई समर क्लाइमेट टाइप। तो ये किसका है, तो जितने भी क्लाइमेट टाइप है, ठीक है, इंडिया के कोपन क्लासिफिकेशन, उनका कोड जो है वो आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई भी रीजन हो, क्वेश्चन आता है। ठीक है, और खास करके जम्मू कश्मीर वाला भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहले मैं आंसर बताऊंगा, फिर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, कोपन क्लासिफिकेशन में ना ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ सर्दी नहीं होती। और एस जो होता है इसमें, एस का मतलब होता है ड्राई समर। ठीक है, ड्राई समर होता है, मतलब गर्मियों में यहाँ पे सूखा पड़ता है। और होता क्या है बेसिकली, इंडिया में आपको पता है नॉर्मल गर्मियों में हमारी बारिश होती है, समर मानसून में बारिश होती है। लेकिन कोरोमंडल जो कोस्ट है ना वो आपका एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में बारिश होती है। और किसकी वजह से होती है, तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। रिट्रीटिंग मानसून की वजह से सर्दियों में बारिश होती है, कहाँ, आपकी कोरोमंडल कोस्ट में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ही आपका जो समर में अगर मैं बात करूँ, गर्मियों में इस कोस्ट पे बारिश काफ़ी कम होती है, लेकिन सर्दियों में खूब यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं मालाबार कोस्ट केरला की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ होता है AMW। ये कोड याद रखना, AMW। ठीक है, यहाँ समर में क्या होती है, आपकी हैवी बारिश होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और सेकंड है आपकी द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, यहाँ पे होता है CWG, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे आपको मिलेगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मिलेगा। ठीक है, कोरोमंडल का बता दिया। और वेस्टर्न पार्ट्स में आपको पता है जो राजस्थान का वेस्ट पार्ट है वो आपका डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। तो हॉट डेजर्ट का जो कोड होता है ये याद रखना, वो होता है BWHW। ये आता है आपका हॉट डेजर्ट का पार्ट। ठीक है, और जम्मू का भी याद रखना और कश्मीर का भी याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं बता भी देता हूँ कि जम्मू का क्या है और कश्मीर का क्या है। ठीक है, जो हमारी कश्मीर वैली का अगर मैं बात करूँ, कश्मीर वैली का जो हमारा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आ जाता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कौन सा, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आ जाता है। और इसका जो कोड रहता है वो रहता है DFB रहता है हमारा कश्मीर वैली का। और जम्मू प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट होता है, जो जम्मू डिवीजन में जो सदर्न प्लेन्स हैं जो फुट हिल्स पे मिलती हैं, ठीक है, उसका जो कोड आ जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये आ जाता है CWG। और ये आता है हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। कौन सा होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। और कश्मीर वैली का जो DFB होता है ये होता है हमारा ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वार्म समर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। ठीक है, और अगर आपको कोपन क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस पे क्लास ले रखी है, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। इसी चैनल पे मैं लिंक भी डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा सेकंड, और ये है आपका क्रॉप से रिलेटेड। इसमें आपको कंडीशन बतानी है कॉटन की कल्टीवेशन की। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स बता रहा हूँ, किसकी पता होना चाहिए, कॉटन की पता होना चाहिए। ठीक है, कॉफ़ी की पता होना चाहिए। ठीक है, और राइस व्हीट की तो आपको नॉर्मली पता ही होना चाहिए। और टी की पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब की जो कंडीशन है, ग्रोइंग कंडीशन, उनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है। अब इसमें जो है कॉटन की पूछा हुआ, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, कंडीशन फॉर कॉटन कल्टीवेशन। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग ग्रोथ। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रॉस्ट क्या होता है आपको पता है, जो गर्मियों में घास पे सुबह सुबह घास पर सफ़ेद सफ़ेद जो लेयर नहीं हो जाती उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ब्राइट सनशाइन की इसको ज़रूरत होती है। और लिखा हुआ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। कॉटन को हैवी रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में भी ये अच्छी खासी ग्रो हो जाती है। और लिखा हुआ है मॉइस्चर रिटेंटिव डीप ब्लैक सॉइल। बिल्कुल सबसे आइडियल सॉइल है आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। और ब्लैक सॉइल को ये हम क्या कहते हैं, रगर सॉइल कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक और एमसीक्यू यहाँ से अगर बनाएगा तो ये बनाएगा कि जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें जो काला रंग होता है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है टाइटेनीफेरस मैग्नीटाइट की वजह से आपका इसमें ब्लैक कलर होता है, मैग्नीटाइट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें 1 और 3 ओनली आपका सही हो जाएगा। और ये जो मैंने क्रॉप्स बोली थी, चाहे कॉफ़ी है, टी है, ठीक है, इनके बारे में आपको, इनकी जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
ये आ गया आपका फ्रीडम स्ट्रगल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ है रिगार्डिंग द पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो पूना पैक्ट अगर आपने अच्छे से पूछा हुआ है तो कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना कि जितने भी एक्ट्स हैं ना, जैसे परमानेंट सेटलमेंट है, महलवारी एक्ट है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जेकेएसएसबी इस पे सवाल पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड है इट अबेंडन्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, क्या ये सही है बताओ? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया रिजेक्ट करके जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व्ड सीट्स को एक्सेप्ट किया था। और ये जो आपका पूना पैक्ट है ये कब साइन हुआ था? जब हमारे जो गांधी जी हैं वो कहाँ, कौन सी जेल में थे? यरवड़ा जेल में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि इट रिड्यूस द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पूना पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स को रिड्यूस कम नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिशर्स के कॉमनवेल्थ अवार्ड जिसने 71 सीट्स दी थी उसके मुकाबले जो है वो इंक्रीज करके 147 कर दिया था। ये पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आई? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि रिड्यूस, रिड्यूस नहीं किया था भाई, इंक्रीज किया था, ठीक है। इंक्रीज करके 147 नंबर बढ़ा दिया था 71 से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब ये है क्रोनोलॉजी के ऊपर आपका सवाल है, और इस पे जेकेएसएस भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो अच्छे से बताना है इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ यही इवेंट्स नहीं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं आपको पता होना चाहिए कब हुए हैं, ठीक है, और कौन सी डेट को हुए हैं, पूरा पैटर्न आपको उनका पता होना चाहिए। तो अगर मैं रोलेट एक्ट की बात करूं तो ये 1919 में होता है, ठीक है। जब जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करूं तो ये भी आपका 1919 में आता है, 13 अप्रैल में, ठीक है। फिर चोरी चोरा की बात करूं तो ये 1922 में आता है, और स्वराज पार्टी हमारी 1923 में बनता है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आपको बता दूं, रोलेट एक्ट आपका मार्च में आता है, ठीक है, और आपका ये अप्रैल में आता है। बाकी ये 1922 में, ये 1923 में। तो इसका जो फॉर्मेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 4 1 3 और 2, ठीक है। तो ये सही सवाल होगा इसका, ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो 64 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटीसीडेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। अब ये भी पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं। सिंपल याद रखो, एंटीसीडेंट रिवर वो होती हैं जो हिमालयाज की फॉर्मेशन से पहले से फ्लो करती हुई आ रही हैं, ठीक है, जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले ही मौजूद थी, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीसीडेंट रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीडेंट रिवर्स, क्या ये सही है बताओ? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी इज ऑल्सो एन एंटीसीडेंट रिवर एज इट कट अक्रॉस माउंटेन रेंजेस, तो कट करती तो उससे क्या, लेकिन हिमालय की फॉर्मेशन से पहले थोड़ी ना गोदावरी। तो थर्ड गलत हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नीरू रिवर, ये रिसेंटली न्यूज में भी थी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीरू रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताना है। नीरू रिवर, ठीक है, नीरू रिवर। तो नीरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, और ये आपको पता होना चाहिए डोडा डिस्ट्रिक्ट में बदरवा वैली से फ्लो करती है, और ये चिनाब की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मनसबल लेक। मनसबल लेक को क्या कहा जाता है? सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और लिखा हुआ है मनसबल लेक इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या सही है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक इन इंडिया विद डेप्थ ऑफ अबाउट 13 मीटर, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। द लेक इज सराउंडेड बाय ओनली, ये गलत हो जाएगा, ओनली नहीं 3 विलेजेस हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जोरोका बल है, कोंदा बल है और ग्रता बल है, जिसे हम निस्बल भी कहते हैं। तो 3 विलेजेस हैं, और ये जो मुगल गार्डन जो झरोका है वो किसने बिल्ड किया? नूरजहां ने बिल्ड किया, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नेम है जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, तो मैंने बताया जितनी भी जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं उनका आपको क्या है, साइंटिफिक नेम याद करना है, ठीक है। चाहे फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, तो साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट के जो याद कर लेना। और मैंने स्पीशीज वाली एक क्लास ली है, उसमें मैंने जम्मू कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज हैं उनका पूरा IUCN स्टेटस भी बताया है, साइंटिफिक नेम भी बताया है, और कौन से वो
हैबिटेट में मिलते हैं, वो भी आपको अच्छे से बताया है, तो ज़रूर कर लेना। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल एमसीक्यूज़ पे फोकस करो। कहीं से भी आपने परचेज़ किया हो, बस एनालिटिकल एमसीक्यूज़ सॉल्व करो, फालतू के वन लाइनर्स नहीं करो, क्योंकि वो बाद में आपको मुश्किल पैदा कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और एक और चीज़ कि कोशिश करो कि सीबीटी से अब आप ओएमआर पे शिफ्ट हो जाओ, और बिल्कुल शीट को प्रिंट करवा के ओएमआर पे दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओएमआर पे जो सर्कल मारने होते हैं उस पर गलतियां कर देते हैं, तो वो चीज़ आपकी फिक्स हो जाएगी। तो कोशिश किया करो कि प्रिंट जो भी शीट होती है उसको प्रिंट करवाओ, आराम से एग्जाम इन्वायरमेंट बैठ के दो, क्योंकि सीबीटी में गलतियां नहीं होती लेकिन ओएमआर में हो जाती हैं। चलो 68 पे करते हैं। तो चिनार को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले चिनार को हम कहते हैं प्लेटेनस ओरिएंटलाइसिस, ठीक है। केल, ब्लू पाइन जिसको हम कहते हैं, ब्लू पाइन को हम क्या कहते हैं? पाइनस वैली चियाना, ठीक है। देवदार का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं सेद्रस देवदारा, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। और फिर को कहते हैं अबेयस पिंद्रो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलते हैं 69 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। ये 4 आपको स्टेटमेंट दिए, इनमें से आपको करेक्ट वन बताना है, ठीक है, करेक्ट बताना है। पहला है नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट्स प्रयागराज टू हल्दिया एंड इज द लॉन्गेस्ट फंक्शनल वाटरवे इन इंडिया स्पैनिंग द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। अब देखते हैं कि बाकी गलत है या सही है। बोल रहा है नेशनल वाटरवे 2 इज डेवलप्ड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड कनेक्ट सादिया टू डुबरी फ्लोइंग इंटायरली थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इंटायरली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में ही नहीं, आपका असम में भी है, ठीक है। असम में है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में नहीं है, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ ये फ्लो करता है कहाँ पे? असम में, ठीक है। और थर्ड ये बोल रहा है कि द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में नहीं है, ये आपका नोएडा में है, ये पता होना चाहिए। नोएडा कहाँ पे? आपका यूपी में, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है नेशनल वाटरवे थर्ड इज द फर्स्ट वाटरवे इन इंडिया टू प्रोवाइड 24 आवर नेविगेशन फैसिलिटीज एंड इज लोकेटेड ऑन द गोदावरी कृष्णा कनाल सिस्टम। डी गलत है, क्योंकि नेशनल वाटरवे 3 जो है केरला में वेस्ट कोस्ट कनाल सिस्टम पर है, गोदावरी कृष्णा पर नहीं है। वेस्ट कोस्ट कनाल सिस्टम पे, गोदावरी कृष्णा पे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एमसीक्यू है, तो बताओ। तो इंडिया का क्या रैंक था? 8th रैंक था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो बताओ सिविल एविएशन डे कब होता है इंडिया में? इंटरनेशनली कब होता है, सॉरी। तो ये होता है आपका 7 दिसंबर को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? कनाडा में, कनाडा में, ठीक है। क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट, और ऐसा क्वेश्चन जीके एसएसबी में आ भी रखा है, ठीक है। बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। और ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। मैं सीधे बताऊंगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि वेदर क्या एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, लोकल होता है। और वही अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो ये पूरा लॉन्ग टर्म होता है, और एवरेज निकालते हैं इसमें 30+ सालों का, ठीक है। ये पता होना चाहिए। लिखा भी हुआ है, वेदर डिस्क्राइब्स द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन स्पेसिफिक प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम, व्हाइल क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज एटमॉस्फेयर कंडीशंस ओवर लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड। ओवर 30+ सालों का एवरेज लिया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, या आप कह सकते हो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी ये सवाल है। द हिस्टोरिक दानीदार फोर्ट विच was constructed during the mid 19th century to consolidate the defense of the region is located in which district of Jammu and Kashmir। तो कहाँ पे है ये फोर्ट? ये है आपका रजौरी में। और बनाया किसने है? तो पता होना चाहिए, मियां हत्तू, ठीक है। 74, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ J&K। पहला बोल रहा है कि इट इज लोकेटेड ऑन रजौरी डिस्ट्रिक्ट अलोंग द एंशिएंट मुगल रोड। हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। द नेम ऑफ द साइट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड मीनिंग इंटेस्टाइन्स। तो ये तो बहुत है, जब ये आ गया तो आप समझ ही जाओगे अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा चिंगस। चिंगस फोर्ट या चिंगस सराय भी कहते हैं, और चिंगस का मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, ठीक है। और मुगल एम्परर जो जहांगीर था, आपको पता है उसके मरने के बाद
ठीक है, उसी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, वो इसी साइड पे है, यहीं पे बरी किया गया था। ठीक है, तो चिंगस फोर्ड है, ये आपको याद रखना है। और इन सारी जो हरी पर्वत फोर्ट हो गया, भीमगढ़ फोर्ट हो गया, इनके बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कश्मीर पॉपुलरली नोन एज अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर? ठीक है, टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कंक्वेस्ट्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ किंगडम फॉर फार बियॉन्ड द वैली। तो ललित आदित्य मुक्तपीड़ा। ठीक है, तो और किस किस के लिए फेमस है? कंस्ट्रक्टेड द फेमस मार्तंड सन टेम्पल, ये भी पता होना चाहिए, मास्टरपीस है। और दो ही सन टेम्पल है, एक आपका पुरी में है और एक आपका अनंतनाग में है, आपका मार्तंड सन टेम्पल। ठीक है, और क्या कहा जाता है इसको? अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, और कौन सी डायनेस्टी से है? तो ये भी पता होना चाहिए आपको, कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, 76 जम्मू एंड कश्मीर होस्टेड इट्स फर्स्ट एवर लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन ऑन 24th of November 2025। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, दिस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? उन एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एक्ट था, ये था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, और इंडिया में मिनरल्स एलोकेट करने के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ही 2015 में MMDR एक्ट को अमेंड किया गया, जिसके बाद सभी मिनरल्स जो ब्लॉक्स थे उनकी अच्छे से एलोकेशन की गई, फिर ऑक्शन हुआ। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लोरा एंड फोना। वहाँ से आपको नेशनल पार्क्स भी पढ़ने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़नी है जो जम्मू एंड कश्मीर में। बताओ। पहला इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1987 में हुई थी, लेकिन क्या शोपियां में हुई थी? तो बिल्कुल ये शोपियां में ही है, और एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1987 में। सेकंड बोल रहा है कि इट इज़ नोन फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड पीर पंजाल मार्कोर। तो ये भी सही हो जाएगा। और याद रखना, और अगर नेशनल पार्क का पूछ ले तो काजीनाग नेशनल पार्क में भी आपका जो मार्कोर है वो मिलता है। और मार्कोर जो है वो आपका कंट्री का, आपका नेशनल एनिमल है, किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, द सेंचुरी लाइज इंटायरली विद इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, गलत हो जाएगा क्योंकि पहले में ही ये क्लियर हो गया कि ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 4 द मुगल रोड पासिस थ्रू द सेंचुरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 मैच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स विद देयर प्राइमरी मटेरियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बताओ। और नमदा आपको पता है ये क्या होता है? आपके गलीचे हम कहते हैं। ठीक है, कश्मीरी रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको वीव कर नहीं बल्कि पीट के बनाया जाता है, बीट किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? नमदा का। फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फेल्टेड वूल, फर्स्ट का बी कर देता हूँ। कनी क्या है? आपको पता है कि आपका ये आपकी शॉल्स होती हैं। ठीक है, तो कनी का क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा, पश्मीना फाइबर, सेकंड का सी। ख़त्म बंद का भी आपको पता होना चाहिए कि वॉलनट वुड, लकड़ी के एक छोटे टुकड़ों को आपस में फंसाकर कीलों के विदाउट नेल्स इनको बहुत ही अच्छी शेप्स देके अच्छा अच्छा बनाया जाता है, और इनको सीलिंग्स पर लगाया जाता है। तो ख़त्म बंद क्या हो जाएगा आपका? वॉलनट वुड से रिलेटेड प्राइमरी मटेरियल से बताना तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 का ए। ठीक है, 79 with reference to the literacy rates in J&K as per census 2011 identify the correct statement। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, बताओ। The female literacy rate approx 58.01% is higher than the national female literacy average। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बी पूछ रहा था ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट इंप्रूव्ड बाय मोर देन 13 परसेंटेज पॉइंट सिंस 2001, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और सी रूरल एरिया रिकॉर्डेड हाइयर लिटरेसी रेट देन अर्बन एरिया, ये भी गलत है। द जेंडर गैप इन लिटरेसी इंक्रीज बिटवीन 2001 एंड 2011, ये भी गलत हो जाएगा। ए गलत इसीलिए है क्योंकि J&K की फीमेल लिटरेसी 56.43 ठीक थी, और नेशनल एवरेज हमारा क्या था? 65.46, तो लोअर थी, हाइयर नहीं थी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। सी क्या है? सी गलत इसीलिए क्योंकि हमेशा अर्बन लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है सेंसस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ। और डी की अगर जेंडर गैप इंक्रीज नहीं बल्कि थोड़ा डिक्रीज हो गया था जेंडर गैप 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग J&K के कंटेक्स्ट में। अब ये आपका जो MCQ है ये है रिलेटेड टू डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ आपको
सेंसस नहीं पढ़ना है बिल्कुल। डेमोग्राफी की जो टर्म्स होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर। ठीक है, तो डेमोग्राफी में क्रूड बर्थ रेट का सीधा मतलब है कि एक साल में एक स्पेसिफिक एरिया में 1000 लोगों की आबादी पर, 1000 लोगों की पॉपुलेशन पर कितने जिंदा बच्चे मतलब बर्थ लेते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, और ये डेटा भी याद रखना, 1000 पॉपुलेशन बोला हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 40 एमसीक्यूज। अब आपको आपने अपना ऑनेस्ट स्कोर बताना है कि 40 में से आपने कितने स्कोर किए। और ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो 2026 का है। थोड़ा सा आपको ये मॉडरेट लगेगा, मॉडरेट टू हार्ड लगेगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जेकेएसएसबी का यही पैटर्न है। और जितनी हो सके इतनी इस एमसीक्यूज की आदत डालो। और मैं फिर से अपने जो डेल्टा ग्रुप के मेरे दोस्त हैं, भाई और बहनें हैं, उनको मैं बताऊंगा जितनी भी शीट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, सभी को प्रिंट करवा लेना। और उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने भेजी हुई है। ठीक है, शीट्स में मिल जाती हैं या फिर मैं अलग से भी भेज देता हूँ। प्रिंट आउट करवा लेना और 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करना। मैं लिख के देता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब 10 दिन बच गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन है, तो धूम मचा दो इन 10-12 दिन में। बीस्ट मोड ऑन कर दो अपना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और अब जो क्लासेस आएंगी वो होंगी रिलेटेड टू FAA एंड JKPSI, क्योंकि उनका एग्जाम भी अब आने वाला है। चलो फिर ख्याल रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक्स।